जय श्री केदार गाइस। तो अभी यात्रा बहुत ही अच्छे से सफल हुई केदारनाथ की। और अभी यहाँ से पार्किंग से हमने स्कूटर ले ली और निकल पड़े बद्रीनाथ की ओर। तो केदारनाथ से मतलब सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का जो अंतर है वो ऑलमोस्ट 282 टू 300 किलोमीटर के बीच में है। और इतना तो पॉसिबल नहीं है एक ही दिन में वहाँ पे पहुँचना। हालांकि पहुँच सकते हैं लेकिन उतना ना हमें गड़बड़ है, मतलब रश है, ना ही इतने जल्दी पहुँचने की ज़रूरत है। तो इसलिए बीच में कहाँ पे कर्णप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग कहीं पर तो रुकेंगे और फिर एक रात स्टे करके आगे बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो आज तारीख है 11 और कितनी भीड़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, गाड़ियाँ भी आना शुरू हो चुकी है। और हम लोग लकी है कि हम लोग ओपनिंग के टाइम पे आए और अच्छे से दर्शन करके वापस बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं। तो रोड जो है वो ऑलमोस्ट 80 टू 90% हो चुका है। लेकिन अभी समर का टाइम है, इस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है कुछ कुछ जगह पे। तो ये एक आपको प्रॉब्लम हो सकता है जब आप स्कूटर या बाइक चला रहे हो। तो हेलमेट साथ में पूरा मुंह पूरा कवर करके अगर आप स्कूटर चलाओगे या बाइक चलाओगे तो शायद आप टैन से या फिर अपने फेस को काले होने से बचा सकते हो। तो गाइज़ स्ट्रेट अवे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं जोशीमठ के पहले पहुँच गया हूँ। बीच में हम लोगों ने कुछ खास शूट नहीं किया क्योंकि एक तो कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। सेम डे हम लोग मतलब जैसे ऊपर गए और तुरंत नीचे आ गए थोड़े टाइम के बाद, तो इस वजह से पाँव में और बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी। इस वजह से कुछ खास शूट नहीं किए, बस स्कूटर चला रहे थे और निकल रहे थे वहाँ से। और वैसे हमने सोनप्रयाग से जो स्टार्ट किया था वो शायद 1:30 या 2 बजे कुछ स्टार्ट किया था, याद नहीं आ रहा है अभी। और कर्णप्रयाग पहुँचेंगे शायद 6-7 बजे तक। और वहाँ पे फिर रूम लेके एक रात रह के फिर नेक्स्ट डे मतलब कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो 100 किलोमीटर के लगभग कर्णप्रयाग से जो है वो बद्रीनाथ है। तो अगर आप मतलब बाइक से या स्कूटर से प्लान कर रहे हो तो ये सबसे अच्छा चॉइस है ऐसा मैं कहना चाहूँगा। बिकॉज़ एक तो आपको ट्रैफिक का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रैफिक जो होती है मोस्टली बसों में बैठने वाले लोग, कारों में बैठने वाले लोग, इन लोगों के लिए होती है। हम बाइक चलाने वालों के लिए उतना नहीं होता है, क्योंकि हम आसानी से बीच में से स्कूटर निकाल के आराम से आगे जा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको जहाँ पर भी कोई अगर जगह अच्छी लगी, जैसे झरना हो, वाटरफॉल हो, रिवर हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, कोई होटल में आपको रुकना हो, या फिर खूबसूरत उत्तराखंड मतलब देवभूमि और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है, आपको हर जगह पे रुकने का मन करेगा, हर जगह आपको टाइम स्पेंड करने का मन हो जाएगा, फ़ोटो निकालने के लिए, वीडियो निकालने के लिए। तो इसलिए बाइक या स्कूटर उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो लोग वीडियोस बनाने में इंटरेस्टेड है या नेचर को ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करा नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कराने में इंटरेस्टेड हो। उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 4 लोग ही स्कूटर चला रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, कई सारे लोगों को देखा हमने और वो भी एक्सप्लोर करते हुए आते हुए हमने देखा। कुछ लोगों के साथ हमने बात भी की। सो बद्रीनाथ से सॉरी सोनप्रयाग से जब आप बद्रीनाथ जाते हो तो आपको रास्ते में रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मजबूरन आपको रुकने के लिए, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली रुक जाते हो। तो ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, कुछ खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और नाश्ता करके फिर यहाँ से आगे कर्णप्रयाग के लिए निकलेंगे। और आज रात कर्णप्रयाग में रुक के फिर दूसरे दिन कल सुबह में हम लोग पहुँचेंगे बद्रीनाथ। तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी घर से बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए और भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ पे देवभूमि में आके आपको बहुत सुकून मिलेगा, सच कह रहा हूँ। तो मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत सा वाटरफॉल देख रहे हो ना, ये वाटरफॉल बद्रीनाथ का जो धाम है, जो बद्रीनाथ का मंदिर है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट के वॉक पे है। लेकिन उसके बावजूद भी
लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, शायद उनको ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे जाए कैसे, कहाँ से जाए, तो इसलिए वहाँ पे हज़ारों की भीड़ रहती है मंदिर के सामने, लेकिन वाटरफॉल के पास 5-6 लोग या फिर ज़्यादा ज़्यादा 10 लोग आपको दिखाई देंगे। मैं पिछले साल भी आया था, उस टाइम पे भी सेम हाल था, लेकिन इससे एक अच्छा बेनिफिट ये हो गया कि हमको वीडियो बनाने के लिए उसके बाद फ़ोटोज़ निकालने के लिए बिल्कुल भी किसी लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो ये मेरे दोस्त भी मेरे साथ है हरियाणा के, और हम सब लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करके बहुत आराम से यहाँ पे बैठ के काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने यहाँ पे बैठा। और ये जो वाटरफॉल देख सकते हो आप, ये मैंने वाइड एंगल में ये लिया है, तो आप देख सकते हो पीछे इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा वाटरफॉल है और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बद्रीनाथ का बहुत जो ज़्यादा पुराना ठंडा जो पानी है। टाउन है, मतलब छोटा सा जो गांव है, वो बड़ा सुंदर है। सारे जो घर है ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाले हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले हैं शायद। यहाँ पे कुछ अलग से कुछ नया प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन आप देख सकते हो, देखो कितने सालों पुराने घर है, लकड़ियाँ वगैरह जैसी की वैसी है। और ये एकदम मंदिर के पीछे है, मतलब आप अगर बद्रीनाथ मंदिर के पीछे आते हो तो एग्जैक्टली मंदिर के पीछे है। और यहाँ से फिर पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। ये देखिए यहाँ पे, मतलब बर्फ़ वगैरह गिरेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से बनाया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे। काफ़ी स्पेशियस होटल वगैरह ये वो सब काफ़ी अच्छे से। 2 साल कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैं आया था 2021 में। उस टाइम पे यहाँ पे रोडों के काफ़ी काम चल रहे थे, खास करके ज्योतिमठ से लेके बद्रीनाथ तक। अभी ऑलमोस्ट 50% हुए हैं, 50% और बाकी है, लेकिन काम तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली सामान लाना बहुत कठिन है, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया या कोई भी चीज़, तो इस वजह से काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो पुराना जो बद्रीनाथ धाम के पीछे का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत पुराना है, काफ़ी सालों पुराना, वो सारा गिराकर यहाँ पे कुछ नया बन रहा है। ये देखिए मेरे आपके सामने, ये जो बद्रीनाथ धाम का जो धाम है, मंदिर है, और मंदिर के पीछे एक छोटा सा गांव था लगभग 100-150 घरों वाला। वो सारे घरों को, सारे इसको तोड़ के वहाँ पे शायद कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आप बीच में देख रहे हो, अलकनंदा नदी के बीच में काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा कॉरिडोर होगा, नए नए होटल्स बनेंगे, हेलीपैड बनेगा, और पूरा ये जो जगह है ये पूरा डेवलप्ड हो जाएगा। और ये पुराना एक्चुअली पुराने जो ये घर या पुराने जो दुकानें वगैरह थी वो सारी की सारी गिरा दी है, और जो बचा हुआ है उसको भी गिराने का काम चालू है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बहुत ही बैड कंडीशन में है और रिस्की भी है। मान लो अगर यहाँ पे कोई लोग रहते हैं या फिर होटल समझ के कोई अगर इनको होटल बना के अगर भक्तों के लिए यहाँ पे रखने का अगर इंतज़ाम कर रहा है तो ये बहुत ही रिस्की है। तो शायद इस वजह से सरकार ने इनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा उन्होंने गिरा दिया है, और बाकी का जो है उसका भी गिराने का काम चल रहा है। तो अभी मैं मंदिर के बहुत पास पहुंच गया हूं, लेकिन बैक साइड से ये मैं इस वजह से यहाँ पे घूम रहा हूं क्योंकि पिछले साल जब आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले साल मतलब 2 साल पहले बद्रीनाथ आया था तभी, अभी पूरा का पूरा गिरा दिए हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इतना हज़ारों किलोमीटर ट्रेवल करके आने के बाद भी लाइन में कुछ घंटों तक खड़े नहीं रहना चाहते। वो लोग यहाँ मंदिर के पीछे आके पुलिस और आर्मी को रिक्वेस्ट करके वहाँ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो देखा मैंने वो। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि भाई आप भगवान के दर्शन के लिए आए हो, आपको भले जल्दी वापस जाना हो होटल में या फिर आपको यहाँ से निकलना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग घंटों तक लाइन में खड़े हैं उनके पीछे आप लाइन में लग के लीगली, मतलब एक ईमानदारी से आप भगवान के दर्शन लेने के बजाय आप ऐसे पीछे से या फिर किसी को पैसा देके या फिर कोई सो कॉल्ड वीआईपी दर्शन करके अगर आप दर्शन पाना चाहते हो, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के ऊपर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमारा दर्शन तो हो गया, हमने काफ़ी टाइम तक लाइन में खड़े रह के हमने दर्शन किया। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है इसलिए अंदर वीडियो वगैरह हम लोग बना नहीं पाए। और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अभी माणा गांव के लिए, जो देश का पहला गांव है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो 6 महीने वहाँ पे रहते हैं माना गांव में, और 6 महीने नीचे उनके जो पक्के घर है चमोली में वहाँ पे जाके रहते हैं। तो उनका ये
उनकी जनरेशन जो है, मतलब अभी की जनरेशन, उसके पहले की जनरेशन या उसके पहले की जनरेशन, वो सबका यही काम चलता आया है कि 6 महीने यहाँ पे रहेंगे, 6 महीने नीचे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा बर्फ़ होता है 6 महीने तक। तो माणा गाँव के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, जब लास्ट टाइम आया था उस टाइम पे मैं जा नहीं पाया, और अभी तो मेरे पास स्कूटर है, तो मैंने स्कूटर का यही बेनिफिट होता है कि आपको जहाँ पे मन करेगा और जहाँ पे स्कूटर जा सकती है वहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो माना गाँव जो है वो पहला विलेज है इंडिया का, फिर उसके आगे कुछ किलोमीटर के बाद चाइना शुरू होता है, और वहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ जो सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी वहाँ से निकल के, हिमालय से निकल के आगे कुछ ही मीटर के बाद लुप्त हो जाती है, तो ये मुझे देखना है। उसके बाद वहाँ से जो पांडव जो थे वो स्वर्ग की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि अभी मंदिर वगैरह बनाया है, तो वो भी मुझे जाके देखना है कि किस तरह से उन्होंने मंदिर बनाया है, किस तरह का वो सरस्वती नदी अपनी जो माँ है वो बहती है, और वहाँ पे किस तरह से क्या क्या बनाया गया है, वो मुझे वहाँ पे जाके देखना है। तो लगभग 2 किलोमीटर है बद्रीनाथ धाम से माना गाँव, लेकिन सारे के सारे लोग जो है वो गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब कार से, बस से, इस वजह से काफ़ी सारी ट्रैफिक हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई होप ट्रैफिक ना हो, लेकिन अगर ट्रैफिक रहेगी तो भी हमको फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग निकल के माना गाँव की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो सारे अभी भी जो पहाड़ है वो हिमालय नहीं है, लेकिन बर्फ़ से ढके हुए हैं, क्योंकि बर्फ़ अभी धीरे धीरे पिघल रही है। तो फिर माना गांव में हम लोग जाएंगे, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे। अभी बजे हैं 4:30 से 4:30, पौने 5 बजे हैं अभी, और वहाँ आधे घंटा ये होने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग नीचे चले जाएंगे, पांडुकेश्वर में जाके रहेंगे, जो 24 किलोमीटर है। क्योंकि बद्रीनाथ में हमने रूम पूछा तो बहुत महंगा था, लगभग 8,000, 9,000, 10,000 रुपये, और मुझे लगता है कि कुछ एक रात के लिए, मतलब हार्डली 10-12 घंटों के लिए 4 लोगों में 8 से 10,000 रुपये देना हमारे लिए मतलब बहुत टफ था, क्योंकि इतना पैसा दे के एक रात रुकना हमको ठीक नहीं लगा। तो हमने डिसाइड किया कि जल्दी माना गाँव जाएंगे, और माना गाँव पूरा एक्सप्लोर करके वापस फिर नीचे जाएंगे पांडुकेश्वर की तरफ। और अभी क्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, रोड अच्छे बने हैं, तो इस वजह से उतना डर नहीं लगता है। लेकिन बारिश अगर हुई तो शायद हमारी हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अभी आप देख रहे हो हम लोग, ठंड लग रहा है लेकिन उतना ठंड नहीं लग रहा है, क्योंकि बारिश नहीं है। अगर बारिश की बूंदें या फिर क्लाउड आता है, थोड़ी सी भी अगर बारिश होने लगती है तो इमीडिएटली हमको फिर ठंडी बजना शुरू हो जाती है। तो यार, चार धाम यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो चार धाम यात्रा करना उतना कठिन नहीं है जितना कुछ लोग स्टोरी बना के बताते हैं। चार धाम यात्रा करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके मन की तैयारी होना ज़रूरी है। क्योंकि पहले ही लोग, जिन लोगों को हिमालय के बारे में, पहाड़ों के बारे में या यहाँ के वेदर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, फिर उन लोगों को जब वहाँ पे कोई यात्रा करके उसके बारे में जब एक्सपीरियंस बताते हैं तो ऐसे बताते हैं, बाप रे रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, नीचे खाइयाँ है, बहुत सारा बर्फ़ है, बहुत हेवी ठंडी होती है, होटल बहुत महंगे रहते हैं, बहुत बड़ी लाइन रहती है और बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई, आप भी तो इतने सारे मुश्किलों से दर्शन करके वापस आए ना सही सलामत, तो फिर आप बाकी लोगों को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आपने ठान ली कि भाई मुझे चार धाम यात्रा करनी है या कोई भी धाम मुझे जाना है, तो आप आसानी से जा सकते हो। अभी मेरा जो ये बद्रीनाथ जो धाम है, ये मेरा नेक्स्ट टाइम, मतलब दूसरी बार है पिछले 4 साल में। और केदारनाथ जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 बार मैं गया हूँ वहाँ पे 4 साल में। तो आप सोच सकते हो केदारनाथ सबसे ज़्यादा हार्ड है पहुंचने के लिए, और वहाँ से उतर के वापस फिर आपको वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप वो कर ही नहीं पाते या फिर आप वो नामुमकिन है वहाँ पे पहुँचना। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको बजट ट्रेवल अगर आपको करना है तो उसके लिए जो पैसे वगैरह है वो सारा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको कौन से होटल में रुकना है, कितने टाइम के लिए रुकना है, कहाँ रुकना है, वहाँ से कैसे निकलना है। ये सारी चीज़ों का अगर आप अच्छे से मैनेज करके अगर आप आओगे तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं है चार धाम यात्रा करना। लेकिन एक बात है
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो है ये चारों का मिलाकर लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर का जर्नी होता है, क्योंकि ये चारों है तो हिमालय में एक ही लाइन में। अगर मान लो टनल अगर अंदर से बनाएंगे बद्रीनाथ टू यमुनोत्री वाया केदारनाथ गंगोत्री, तो मुझे लगता है 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के बीच में ही सारा निपट जाएगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, और करेंगे तो भी पता नहीं 50-100 साल लगेंगे। तो रोड कैसे है, रोड पूरे मतलब आपको ऐसे यू टर्न लेके जाने का रहता है। जैसे मान लो केदारनाथ, तो केदारनाथ जो धाम है, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में हार्डली मुझे लगता है 20 से 25 किलोमीटर का अंतर है। अगर हिमालय की गूगल मैप में देखोगे तो अगर बीच में कोई टनल वगैरह करेंगे या रोड बनाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे जो पॉसिबल है नहीं, तो शायद 25 किलोमीटर बद्रीनाथ और केदारनाथ का अंतर रह जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप आते हो बद्रीनाथ टू केदारनाथ या केदारनाथ टू बद्रीनाथ, तो 300 किलोमीटर आपको ड्राइव करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में यंग लोग जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कार में उतना टाइम बैठना, क्योंकि आप अगर सोते हो तो सो नहीं सकते हो, क्योंकि रोड जो है वो सारे के सारे जिगजैग है, तो इसलिए आसानी से आराम से आप सो भी नहीं पाओगे अगर स्लीपर बस या कोई स्लीपिंग कोई ऐसे फैसिलिटी वाली गाड़ी रहती है तो इस वजह से बहुत ही आसान सबसे आसान ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के अगर आपके घर के मतलब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी या कोई भी सीनियर सिटीजन को अगर आप ये धाम के अगर आप दर्शन कराने के लिए लेके आ रहे हो, तो फिर उनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के आराम से आपको सबको वो धाम के दर्शन कराने होंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से सब कुछ दर्शन हो जाएंगे। सब जगह पे लाइन रहेगी, ये बात तो है। चाहे वो आप किसी भी धाम पे जाओ, वहाँ पे आपको लाइन मिलेगी, चाहे टैक्सी हो, चाहे वो शटल हो, या फिर घोड़े के ऊपर जा रहे हो तो भी। हेलीकॉप्टर से जाओगे तो पैसा बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, देहरादून से 4 धाम की यात्रा जो है वो पर पर्सन कुछ 2 लाख 2.5 लाख रुपए है, जिसमें 2 दिन में होटल का स्टे और चारों धाम के दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, ऐसे कुछ उसमें मैं देख रहा था। तो वो सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं वो तो वैसे ही करते हैं। जैसे अभी हम लोग केदारनाथ में थे, तो केदारनाथ में जब लाइन लगी थी उस टाइम पे शिल्पा शेट्टी और वहाँ के मुख्यमंत्री और कई सारे लोग वहाँ पे आए थे, और वो लोगों के आने की वजह से बार बार मंदिर में हम जैसे आम जो नागरिक है उनको रुका के उन लोगों को बीच मंदिर के अंदर भेज दिया जा रहा था, और वो दर्शन करना, पूजा पाठ करना, उसके चक्कर में हम लोग जो 4 घंटे में हमको दर्शन होना चाहिए था, तो टोटल हमको 10 घंटे लगे, सिर्फ और सिर्फ ये वीवीआईपी दर्शन करने वाले लोगों की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल बात है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बोलने से वो वीआईपी दर्शन जो है वो बंद नहीं होने वाला है। तो सीनियर सिटीजन की मैं बात कह रहा था, तो अगर आप अपने माँ बाप को या घर के बूढ़े बुजुर्ग को अगर लेके आ रहे हो तो आराम से लेके आइए। सबसे नज़दीक वाला एयरपोर्ट देहरादून है, दिल्ली भी है। दिल्ली में अगर एक्चुअली क्या है, देहरादून की फ़्लाइट थोड़ी महंगी होती है, जैसे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, उसके बाद साउथ के किसी भी सिटी से अगर आप देहरादून के लिए आते हो तो आपको मोस्टली जो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो होती है वो होती है दिल्ली से। तो और नॉन स्टॉप फ्लाइट भी है, बेंगलुरु, मुंबई और गोवा से अभी नॉन स्टॉप फ्लाइट भी शुरू हुई है, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती है। मतलब ऐसी होती है कि आप उतने में दिल्ली की रिटर्न फ़्लाइट बुक करा सकते हो। तो मैंने जब टिकट बुक किया था तो मैंने गोवा से दिल्ली और दिल्ली से गोवा, मुझे पड़ा था 10,000 रुपये का टिकट। फिर मैंने टिकट बुक करने के बाद वहाँ से मैंने ट्रेन ले ली ऋषिकेश तक। हरिद्वार में मैं नहीं उतरा था, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ हरिद्वार जाता हूँ, इस वजह से इस बार मैं हरिद्वार नहीं गया, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर बन चुके हैं। आपको कहीं पर भी जगह नहीं मिलती चलने के लिए, बैठने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होती है, क्योंकि 4 धाम जाने वाले लोगों के लिए वहीं से जाना होता है, पहली बात। और दूसरा ये है कि जो लोग नहीं जाते हैं 4 धाम के लिए, वो भी वहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। और ऋषिकेश में जो लोग आते हैं वो रिवर राफ्टिंग करने के लिए और बाकी एक्सप्लोर करने के लिए लोग आते हैं। तो इसलिए ऋषिकेश और हरिद्वार आपको 365 दिन भीड़ भाड़ वाला ही मिलेगा। तो इस वजह से मैंने हरिद्वार को स्किप करके ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा बनाया है, लेकिन रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेक्टेड रेलवेज ही ऋषिकेश पहुंचती है, बाकी हरिद्वार तो सारी रेलवे जाती है। लेकिन इसके लिए और एक ऑप्शन है, आपको
रायवाला बोल के एक स्टेशन है, रायवाला जंक्शन, तो आपको वहाँ पे भी उतर के आप वहाँ से ऑटो लेके 200-250 रुपये में आपको ऋषिकेश वो छोड़ देगा, वो भी आसान है। फिर वहाँ जाने के बाद फिर टैक्सी की अरेंजमेंट करोगे, तो टैक्सी अगर आप खुद भी गाड़ी लेके आए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके ड्राइवर को उतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि रोड जो है वो सारे टेढ़े मेढ़े है, जिगजैग वाले रोड है, तो ड्राइवर को उतना नॉलेज नहीं रहेगा। तो वहाँ पे अगर आप टैक्सी हायर करते हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है, और वहाँ से फिर आप आराम से धीरे धीरे अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को दर्शन करा सकते हो, और फिर आपको भी उसका पुण्य मिलेगा, और उन लोगों को भी लगेगा कि भाई हमारा जीवन सफल हुआ। क्योंकि मैंने देखा है कितने सारे बूढ़े लोग जब यहाँ पे आते हैं उनको तकलीफ हो रही है, ठंड से काँप रहे हैं, पाँव में चप्पलें पहनी है, ज़ीरो नॉलेज है कैसे आना है यहाँ पे, क्या कपड़े पहनने हैं। उसके बावजूद भी कई सारे औरतें सिर्फ साड़ी के ऊपर एक स्वेटर डाले हुए, हाथ में ना ग्लव्स है ना सर पे टोपी है, पाँव में सिर्फ नॉर्मल चप्पल पहनने के बावजूद भी ठंडी से बहुत ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी उनकी आंखों में जो एक खुशी और चमक मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है उन लोगों को देख के। वो खुद बोलते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया यहाँ पे आने के बाद। तो अभी ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा माणा गांव है, छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और काफ़ी लोग जो है, मैंने एक दो औरतों से बात की लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना किया उनका, तो छोटी मोटी खेती करते हैं 6 महीने, फिर यहाँ पे बिज़नेस वगैरह उनका रहता है, जैसे स्वेटर बुनना या ठंडी के कपड़े बेचना या फिर शॉले, उसके बाद रेनकोट, खाने पीने की चीज़ें, मसाले, पहाड़ी मसाले, वो शिलाजीत जो यहाँ पे मिलता है हिमालय में, और कई सारे ऐसी जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो यहाँ पे वो लोग बेचते हैं। हालांकि रेट थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो अभी हमारी मर्ज़ी है, हमको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब नाश्ता किया था तो 100 रुपये का एक पकोड़े का प्लेट था, जो गोवा में 10 रुपये या 15 रुपये में मिलता है, 20 रुपये में मिलता है अगर आप गाड़े पे खाते हो तो इस वजह से यहाँ पे देखिए आप ये जो शॉले वगैरह, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी की शॉल वगैरह जो है वो मिलती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने यहाँ पे शॉल ख़रीदा, लगभग 5 शॉल उसने 1000 रुपीज़ में लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो शॉल जो है वो आपको जब आप ऑनलाइन मंगाते हो तो कम से कम 600-700 रुपये मिलती है। ऋषिकेश में भी मिलती है ये सारी शॉलें, लेकिन ऋषिकेश में रेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे कुछ ख़रीदना चाहते हो तो शॉल ज़रूर ख़रीदना, और बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 200-250 रुपये में अच्छी क्वालिटी की शॉलें यहाँ पे मिलती है। बाकी रही मसाले, चाय, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि भाई आपको ख़रीदना चाहिए उस रेट में, तो आप ले सकते हो बिना आर्गूमेंट या बिना बार्गेन करते हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आर्गूमेंट करते हैं, उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, वो आपको हाथ पकड़ के नहीं बोल रहे कि भाई आओ और ये आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। उनके रेट है, उनकी मर्ज़ी है, वो जिस रेट में चाहे उस रेट में बेच सकते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, और आपकी मर्ज़ी आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये इनके ही घर है, छोटे मोटे घर है, और अभी मोदी सरकार ने यहाँ तक 24 घंटा बिजली रखी है, फैसिलिटीज़ है, मोबाइल नेटवर्क सब जगह पे बहुत अच्छे हैं, एकदम 5G हाई स्पीड वाला नेटवर्क आपको मिलेगा बद्रीनाथ में, केदारनाथ धाम में या किधर भी पहाड़ों में, तो आपको नेटवर्क का बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। और काम जो है वो काफ़ी धमाके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इधर। ये देखिए, मैं बोल रहा था ना, सरस्वती मंदिर जो है वो बनाया है मार्बल का, तो ये सरस्वती मंदिर और सामने सरस्वती माँ बह रही है। ये देखो, यहाँ पे बाबा जी शायद यहीं पे रहते हैं गुफा में। तो यार बहुत ही खूबसूरत है। अपने माँ बाप को लेके आओ यहाँ पे। मैं मेरी माँ को लेके आने के लिए बहुत सोचता हूँ, लेकिन वो बेचारी 86 की है, तो 86 की एज में इतनी ठंड में बहुत मुश्किल हो सकती है, ये मैं जानता हूँ। इस वजह से मैं मेरी माँ को नहीं ला सकता, लेकिन आप अपने माँ बाप को यहाँ पे लाइए, दर्शन कराइए, पुण्य कमाइए। जय श्री केदार।